जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर कामत जी ने कहा है कि जोरावर टैंक ने अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। अब इसे सितंबर 2025 से आर्मी के यूजर ट्रायल्स के लिए दिया जाएगा। अब तक जो परीक्षण हुए दोस्तों, उसके तहत मोबिलिटी रन यानी कि चलाने की टेस्टिंग हुई है, यानी कठिन जगहों पर इसे चलाकर देखा गया। 105 mm गन की फायरिंग की गई है जो कि सफल रही। इसके अलावा फ्लोट टेस्ट यानी कि पानी में तैरने वाले टेस्ट भी इसके किए गए। टेक्नोलॉजी और पार्ट्स की बात की जाए तो इसका इंजन क्यूमिंस कंपनी भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। एलएनटी अपनी तरफ से इंजन और ट्रांसमिशन सिस्टम भी तैयार कर रहा है ताकि आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसका इस्तेमाल हो सके। और इस टैंक की जो मेन 105 गन है जो बेल्जियम की कंपनी से आई है, अब ये कंपनी भारत में एलएनटी के साथ मिलकर इसे लोकल बनाने पर बातचीत कर रही है। इवन जोरावर लाइट टैंक में एटीजीएम लगी हुई है। फिलहाल इसमें भारतीय मिसाइलें लगी हैं जैसे कि नाग का सेल वेरिएंट, और फ्यूचर में दोस्तों कोई भी एटीजीएम इस पर लगाई जा सकती है। इवन इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे कि दुश्मन की मिसाइल और रॉकेट से अपनी रक्षा कर सके। भारतीय सेना अब इस टैंक की टेस्टिंग लद्दाख जैसे कठिन इलाकों में करेगी। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ की एक लैब ने एक नया क्वार्टसाइनेट एस्टर कंपोजिट रेडोम बनाया है, और ये रेडोम आईएसआर रडार के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। अब तक ये पार्ट विदेशों से मंगवाया जाता था, लेकिन अब भारत में बन रहा है। इसकी खासियतों की अगर बात की जाए तो ये आरएफ ट्रांसपेरेंट है, यानी कि रडार की तरंगों को बिना रुकावट आगे भेजता है। इसमें लाइटनिंग प्रोटेक्शन है ताकि उड़ान के दौरान कोई नुकसान ना हो, और ये हल्का और मजबूत है। डीआरडीओ ने इस तकनीक को अब प्राइवेट कंपनी को देने की घोषणा की है, यानी कि अब भारत में इसका मास प्रोडक्शन होगा। और इस रेडोम के बन जाने से भारत का LCA Mark 1A और भी ज्यादा स्वदेशी हो जाएगा। अब विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बड़ी ताकत मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ का एक नया डापा रडार सामने आया है, और ये भारत का नेक्स्ट जनरेशन का 4D रडार होने वाला है। डापा रडार का पूरा नाम है डिजिटल एक्टिव फेज्ड एरे रडार। ये एक घूमने वाला मल्टी फंक्शन रडार है जो अलग अलग तरह के हवाई खतरों को पकड़ सकता है। इसमें भी कई खास बातें हैं जैसे कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग करना, 4D ट्रैकिंग करना, एलिमेंट लेवल बीफॉर्मिंग यानी कि हर एंटीना एलिमेंट पर सिग्नल बनाना और रिसीव करना, जिससे कि सटीकता काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका डिजिटल TR मॉड्यूल है, यानी कि हर एंटीना एलिमेंट पर वेव फॉर्म जनरेशन होती है, यानी कि रडार की आंखें और कान और भी तेज होंगे। इसकी डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर है। ऊंचाई कवरेज की बात की जाए तो वो 30 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक है। इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग स्पीड में घुमाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, यानी कि जैमिंग और क्लटर वाले माहौल में भी ये सही काम करेगा। इसका डिजाइन मॉडुलर और स्केलेबल है, खासतौर पर एयर सर्विलांस और एयर डिफेंस के लिए इसे डिजाइन किया गया है। मतलब साफ है कि डीआरडीओ का ये नया डापा रडार भारत को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने में बड़ा कदम है, और एक नेक्स्ट जनरेशन का रडार है जो कि ज्यादा स्मार्ट, तेज और पूरी तरीके से स्वदेशी है। इवन दोस्तों एक दूसरी अपडेट भी भारत के VHF रडार को लेकर आ रही है। भारत के एयर डिफेंस क्षमता को अब इससे और बढ़ावा मिलने वाला है। दरअसल LRD और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर इस VHF रडार को अपग्रेड किया है। पहले ये रडार 400 किलोमीटर तक के हवाई लक्ष्यों को देख सकता था। अपग्रेड होने के बाद ये 500 किलोमीटर तक दूर फाइटर जेट्स और दूसरे एयरक्राफ्ट्स को ट्रैक कर सकता है, खास तौर पर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स यानी कि F-35 या J-20 या इवन 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी ये पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये रडार दोस्तों VHF बैंड यानी कि 30 से 300 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। स्टेल्थ विमान आमतौर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार से बच निकलते हैं, लेकिन VHF की लंबी वेवलेंथ से उनके स्टेल्थ डिजाइन और कोटिंग बेअसर हो जाता है। नतीजा स्टेल्थ प्लेन भी आसानी से पकड़े जाते हैं। और ये अपग्रेडेड VHF रडार अब भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ये लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और अन्य आधुनिक सेंसर्स के साथ मिलकर भारत के आकाश की सुरक्षा को और मजबूत कर देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं भारतीय वायुसेना अब 75 हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स यानी कि हैप्स खरीदने की योजना बना रही है। ये ऐसे खास प्लेटफॉर्म्स हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर पर उड़ सकते हैं और लगातार 1 से 2 महीने तक आसमान में रह सकते हैं। ये हैप्स इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि ये ड्रोन और सैटेलाइट्स के बीच की कड़ी हैं। दोस्तों सैटेलाइट्स लॉन्च करने में भारी लागत आती है और इसके लिए वेट भी करना पड़ता है, लेकिन हैप्स में ये सारी चीजें नहीं होंगी। और ये जो 75 हैप्स की पूरी फ्लीट है उससे LAC, LOC और इवन हिंद महासागर की लगभग लगातार निगरानी संभव हो पाएगी। ये 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, 1 से 2 महीनों तक हवा में रह सकता है, सोलर पावर प्लस एडवांस बैटरी से चलेगा, और इवन ये ड्रोन से काफी ज्यादा टिका हुआ है। पेलोड की बात की जाए तो इसमें EO/IR कैमरे लगे होंगे, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा होगा, एलनिट सेंसर्स होंगे, डेटा रिले स्टेशन होगा, और ये अपने आप टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, किसी भी जगह से उड़ान भर सकते हैं। इवन इसके लिए किसी लॉन्च व्हीकल की जरूरत नहीं है, और इवन जरूरत के हिसाब से जल्दी रिपोजिशन भी किए जा सकते हैं। 75 हैप्स दोस्तों भारतीय वायुसेना को आसमान से महीनों तक लगातार निगरानी करने की क्षमता देंगे। ये ड्रोन से ज़्यादा और सैटेलाइट से आसान सॉल्यूशन है, और आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को भी ये हैप्स मिलेंगे। दोस्तों भारत का AMC फाइटर जेट प्रोग्राम अब और तेजी से आगे बढ़ेगा।
दरअसल एडीए ने अब फैसला किया है कि इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सौंपा जाएगा। यह आउटसोर्स इसलिए भी किया गया है क्योंकि बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी और मैनेजमेंट की दिक्कतें आती हैं। अब प्राइवेट कंपनियां रिपोर्टिंग, डेटा मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग जैसे काम संभालेगी। इससे एडीए और डीआरडीओ की टीम सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी। जिन कामों को आउटसोर्स किया जाएगा उनमें प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड है, यानी कि हर हफ्ते प्रोजेक्ट की स्थिति की रिपोर्ट और रियल टाइम डैशबोर्ड अपडेट होगा। इसके अलावा स्टेक होल्डर ट्रैकिंग भी होगी, जिसमें कि HAL, IAF, DRDO, प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स और इंजन सहयोगियों के बीच समन्वय होगा। LRU प्रोक्योरमेंट होगी, यानी कि AMCA के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स जैसे कि रडार, एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम की खरीद और सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया जाएगा, जिसके तहत मिनट्स ऑफ मीटिंग्स होंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट किया जाएगा, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट होगा, यानी कि ये सारे काम आउटसोर्स किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू की बात की जाए तो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50 से 100 करोड़ होगी 5 साल के लिए। प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियां जैसे कि TCS, L&T जैसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म्स या एरोस्पेस कंसल्टिंग कंपनियां इसमें होंगी। खास शर्त ये रखी जाएगी कि मेक इन इंडिया से जुड़ी कंपनियों को प्रायोरिटी दी जाए ताकि AMCA में 70% से ज़्यादा इंडिजिनस कंटेंट हो सके। AMCA प्रोग्राम में दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आउटसोर्सिंग करना एक स्ट्रैटेजिक स्टेप माना जा सकता है। इससे प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ेगी, देरी कम होगी और भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो सपना है वो हकीकत में बदलेगा। वहीं भारतीय सेना ने पेश किया है कोको जैकेट, एक ऐसा स्मार्ट जैकेट जो AI और ग्राफीन हीटिंग टेक्नोलॉजी से सैनिकों को -50 डिग्री तापमान में भी गर्म रखेगा। ये खास तौर पर सियाचिन और लद्दाख जैसे कठिन इलाकों के लिए बनाया गया है। कोको जैकेट की बात की जाए तो इसमें AI ड्रिवन सिस्टम लगा है जो तापमान को अपने आप कंट्रोल करता है। ग्राफीन बेस्ड हीटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हल्का, टिकाऊ और ज्यादा असरदार होगा। विंटर आर्मर होगा, सैनिकों को जानलेवा ठंड से सुरक्षित रखेगा। ये सिर्फ एक जैकेट नहीं है बल्कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी है दोस्तों। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने हाई कोर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की उड़ान टेस्टिंग की तस्वीरें जारी की है और ये इस देश के हाइपरसोनिक हथियार क्षमता में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियतों की बात की जाए तो इसकी लंबाई 8.7 मीटर है, वजन 2400 किलोग्राम है, स्पीड मैक 6.2 से ज्यादा है और क्रूज हाइट है 30 किलोमीटर। ये 500 किलोमीटर तक ऊंचाई पर हाइपरसोनिक क्रूज कर सकता है। इसके बाद 300 किलोमीटर की हाइपरसोनिक ग्लाइड फेज में ये एंटर कर जाता है और इसकी स्ट्राइक रेंज लगभग 800 किलोमीटर की मानी जा रही है। वहीं डीआरडीओ की एरोनॉटिकल सिस्टम की डायरेक्टर जनरल श्रीमती के राजलक्ष्मी मेनन ने साफ कहा है कि भारत का महत्वाकांक्षी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। उनके शब्दों में दोस्तों, कावेरी इज नॉट डेड, इट्स अलाइव। हाल ही में दोस्तों एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है ग्रुप कैप्टन नारंग जी के द्वारा और उन्होंने दोस्तों बहुत ही इंपैक्टफुल बातें कही हैं कावेरी 2.0 इंजन को लेकर। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जी इंजन सप्लाई में देरी भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और यही सबक सीखने और दिशा सुधारने का वक्त है। आत्मनिर्भरता का रास्ता केवल अपने दम पर ही बनता है, इसीलिए कावेरी 2.0 इंजन को शुरू करना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे उन्होंने लिखा है कि भारत को स्वदेशी कावेरी 2.0 इंजन पर काम शुरू करना चाहिए, जबकि 120 किलोन्यूटन इंजन का विकास यानी कि डेवलपमेंट फ्रांस की कंपनी साफ्रॉन के साथ भी पैरेलल चलता रहना चाहिए। इसके अलावा इंजन का डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन इकोसिस्टम को पूरा करना आत्मनिर्भरता के लिए काफी महत्वपूर्ण है और कावेरी की चुनौतियों को पार करना इस दिशा में अगला बड़ा स्टेप होगा। इवन भारत ने कावेरी इंजन पर काम करते हुए बेहद अहम टेक्नोलॉजी, कंपोनेंट्स और विशेषज्ञता भी विकसित की है। अगर इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया तो वर्षों की मेहनत, ज्ञान और मानव संसाधन जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। भारत एक साथ कई प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, UAV। ऐसे में पूरी उम्मीद सिर्फ विदेशी इंजनों पर लगाना जोखिम भरा हो सकता है। यही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि स्वदेशी आफ्टर बर्नर इंजन को बंद करना भविष्य में गलती साबित हो सकती है। इसीलिए समांतर यानी कि पैरेलल डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से ही भारत में एक मजबूत एरो इंजन नॉलेज बेस और डिजाइन क्षमता विकसित होगी। और कावेरी 2.0 जैसा प्रोग्राम के बिना भारत भविष्य के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रेनर जेट, ड्रोन, UAV, जहाजों और स्पेस प्लेटफॉर्म्स के लिए एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। मतलब साफ है कि साफरान के साथ साझेदारी चलती रहनी चाहिए, प्लस स्वदेशी कावेरी 2.0 प्रोग्राम पर भी काम करना चाहिए। भारत को आज ये फैसला करना है कि कावेरी 2.0 अभी शुरू हो या फिर आने वाले दशकों तक विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़े, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।